हेलो दोस्तों, मैं सुजीत यादव आप सबका ब्राइट गुरुकुल में स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और उसके नियम बताया था। इस क्लास में हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। गोली दर्पण क्या होता है? जब हम किसी कांच के खोखले गोले को लेकर के उसको काट दें और काटने के बाद उसके एक सतह को हम कलई कर दें, लाल पेंटाऑक्साइड का पेंट लगा दें या पारे की कलई कर दिया जाए, तो दूसरा सतह परावर्तक तल बन जाता है, अर्थात दूसरे सतह से प्रकाश की किरणें परावर्तित होने लगती है। तो इस युक्ति को हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? जैसे कोई कांच का खोखला गोला हो, इस कांच के खोखले गोले को हम यहां से काट दें, काटने के बाद इस हिस्से को हटा दें और इस दूसरे हिस्से के एक सतह पर हम लाल पेंटाऑक्साइड या पारे की कलई कर दें, लाल पेंटाऑक्साइड या पारे की कलई कर दें, तो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है? कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है। इस कलई करने के आधार पर ही गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया है। गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया है। गोलीय दर्पण दो भागों में बटा है। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। जब हम उभरे हुए भाग पर कलई करते हैं और प्रकाश का परावर्तन दबे हुए भाग से होता है, जब हम उभरे हुए भाग पर कलई करते हैं और प्रकाश का परावर्तन दबे हुए भाग से होता है, तो उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। इस अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। इसको अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अभिसारी दर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करती है। तो हम कहेंगे अभिसारी दर्पण क्या होता है? एक ऐसा दर्पण जो प्रकाश की किरणों को किसी एक बिंदु पर एकत्रित करता हो, उसे हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण क्या करता है? प्रकाश किरणों को फैलाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास यह हो गया अवतल दर्पण, इसमें हमने क्या कर दिया? उभरे हुए भाग पर कलई कर दिया, तो दबे हुए भाग क्या हो गया? प्रकाश का परावर्तन होगा। तो यह क्या अगर इस पे आने वाली प्रकाश की किरणें या इससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें जो भी आएंगे, समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें यहाँ पर किसी एक पॉइंट पर एकत्रित हो जाएंगी, किसी एक पॉइंट पर आकर के एकत्रित हो जाएंगे। इसे प्रकाश का इसलिए इसे क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण क्या करता है? प्रकाश किरणों को फैला देता है, प्रकाश किरणों को फैला देता है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण कहा जाता है। अपसारी दर्पण कहा जाता है। ये प्रकाश किरणों को फैलाता है। यह हो गया, देखिए उभरे हुए भाग पर हमने कलई कर दिया, दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, तो यह हो गया आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। जब इसी प्रकार से हम कोई दूसरा गोला ले लें, कोई दूसरा गोला ले लें और उसको काट करके एक हिस्से को कलई कर दिया जाए, यहां से हमने काट करके अब इस हिस्से को हटा दिया जाए और यह दूसरा हिस्सा जो है इसके दबे हुए भाग पर कलई कर दिया जाए।
जब दबे हुए भाग पर कलई कर दिया जाएगा तो प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से होगा। तो इस दर्पण को हम लोग कहेंगे उत्तल दर्पण। इसे क्या कहा जाएगा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। तो यह हो गए हमारे दर्पण, दो दर्पण हो गए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। परिभाषा देनी होगी तो हम क्या कहेंगे? परिभाषा हम क्या कहेंगे? ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई की जाती है और दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण के लिए परिभाषा क्या लिखेंगे? ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसके दबे भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, जिसके दबे भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, जिसके दबे भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, परावर्तन होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। इसमें क्या होगा? उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा, उसे हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसके उभरे भाग से, उभरे भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण क्या होता है भाई? गोली दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसके एक सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है और दूसरा सतह कलई किया हुआ होता है, उसे हम लोग गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? जब बाहर भाग, उभरा हुआ भाग पर कलई किया जाएगा तो उसे अवतल दर्पण कहा जाएगा, और जब दबे हुए भाग पर कलई किया जाएगा तो उसे उत्तल दर्पण कहा जाएगा। अब हम लोग देखेंगे दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं में हम लोग क्या देखेंगे? पहला तो देखेंगे वक्रता केंद्र क्या होता है इसमें। दूसरा पॉइंट देखेंगे वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तीसरा पॉइंट देखेंगे हम लोग फोकस क्या होता है, फोकस क्या होता है। चौथा पॉइंट देखेंगे हम लोग ध्रुव क्या होता है। आगे हम लोग देखेंगे इसमें वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस, ध्रुव, फोकस तल क्या होता है या फोकस दूरी क्या होती है। पहले देख लेते हैं फोकस दूरी, पहले हम लोग इतना देखते हैं क्या होता है। वक्रता केंद्र क्या होता है? आपको पता है कि गोली दर्पण जो होता है वह कांच के खोखले गोले का कटा भाग होता है। जब वह कांच का खोखला गोला है तो उसके पास तो अपनी कुछ न कुछ केंद्र होगा, कोई न कोई केंद्र होगा। तो गोले का जो केंद्र होता है, उस कांच के गोले का जो केंद्र होता है जिसका कटा हुआ भाग क्या होता है? दर्पण होता है। उसके केंद्र को ही गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो परिभाषा अगर हमको इसकी लिखनी होगी तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। अगर मान लीजिए आपके पास उत्तल दर्पण है
अवतल दर्पण है मान लीजिए आपके पास, तो उभरे हुए भाग पर कलई की जाएगी और दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा। उभरे हुए भाग पर कलई की जाएगी, दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा। तो यह देखिए, यह वाला हिस्सा, इस साइड वाला हिस्सा आ रहा है ना केंद्र की तरफ, तो इसका वक्रता केंद्र इस साइड में मिल जाएगा। और जब उत्तल दर्पण होगा तो उत्तल दर्पण को जब हम यहाँ से काटेंगे तो इसको हिस्से को बाहर कर देंगे, तो ये हिस्सा बाहर निकल जाएगा, तो इसके दबे हुए भाग पर कलई कर देंगे, तो प्रकाश का परावर्तन जो होगा उभरे हुए भाग से होने लगेगा, तो ये हमारा उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो इसका वक्रता केंद्र इस साइड में मिलेगा। वक्रता केंद्र को हम लोग सी से दिखाते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है, उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है। तो यह हो गया आपका वक्रता केंद्र। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। यहाँ से मान लीजिए यह आपका हो गया क्या, वक्रता त्रिज्या, कहीं से भी मिला दीजिए, यह हो गया आपका वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है? गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसे वक्रता उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। अब देखते हैं हम लोग ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? जो हमारा दर्पण का द्वारक होता है, दर्पण के द्वारक के पूरे मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। ये जो मध्य बिंदु मिलेगा इसको ध्रुव कहा जाता है। ध्रुव को दिखाते हैं पी से। ध्रुव को किससे दिखाते हैं? पी से। इसका जो मध्य बिंदु होगा इसको हम लोग कहेंगे ध्रुव। ध्रुव को दिखाया जाएगा पी से। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाते हुए अगर हम एक रेखा खींच दें तो इस रेखा को कहा जाता है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाते हुए खींची गई रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। इसका मुख्य अक्ष इस तरीके से चला जाएगा आपका। ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को, ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाएगा। ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाएगा। फोकस क्या होता है? मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरणें जब दर्पण से परावर्तित होती हैं तो परावर्तित होने के बाद इस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के जाएंगी उसी बिंदु को फोकस कहा जाता है। मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाएगी, या उत्तल दर्पण में क्या होगा, जिस बिंदु की ओर जाती प्रतीत होगी उस बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है। उस बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जो मुख्य फोकस है अवतल दर्पण में दर्पण के सामने है और उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे है। तो हो गया आपका मुख्य फोकस। फोकस दूरी क्या होती है? फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनाया जाएगा। दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनेगा? दर्पण से प्रतिबिंब बनाने से पहले हम लोग नियम देखेंगे कि दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के कौन से नियम होते हैं। तो दर्पण से, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम,
गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। देखिए, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के मुख्यतः 3 नियम होते हैं। पहला नियम क्या कहता है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, ये देखिए आपका हो गया अवतल दर्पण। ये हो गया आपका अवतल दर्पण। ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। यह हो गया इसका ध्रुव। ध्रुव से हम रेखा खींच देंगे। मान लीजिए इसका वक्रता केंद्र है और इसका फोकस है। ध्रुव वक्रता केंद्र के ठीक बीच में फोकस होता है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के ठीक बीच में आपका फोकस होता है। ये हो गया आपका वक्रता केंद्र, तो ये हो गया इसका फोकस, ठीक बीच में होता है। अर्थात जितनी दूरी ध्रुव से फोकस की होती है उतना ही दूरी फोकस से वक्रता केंद्र की होती है। तो प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं। पहला नियम क्या कहता है? मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। उत्तल दर्पण में प्रतीत होती है और अवतल दर्पण में होकर जाती है। पहला नियम क्या कहता है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यह पहला नियम है। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम क्या कहता है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण, यहां देखते हैं इसका फिगर। क्या होता है? मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, या इसमें क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष की ओर जाती प्रतीत होने वाली किरण, मुख्य अक्ष की ओर जाती प्रतीत होने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरा नियम क्या है, एक बार फिर से देखेंगे। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर जाती प्रतीत होने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम कहता है, यह हो गया आपका दूसरा नियम, पहला नियम हो गया, दूसरा नियम। तीसरा नियम कहता है वक्रता केंद्र से रिलेटेड है। तीसरा नियम, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद
उसी मार्ग से वापस लौट आती है। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी मार्ग से लौट आती है, दोनों के लिए, अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए भी। वक्रता केंद्र, इसमें क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र की ओर जाती प्रतीत होने वाली किरण परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट आती है। तो यह हो गया प्रकाश या सॉरी गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। एक बार फिर से नियम को हम सरसरी नजर में देखते हैं। पहला नियम क्या कहता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है या मुख्य फोकस की ओर जाती प्रतीत होती है। दूसरा नियम क्या कहता है, इसी का जस्ट उल्टा है आपका, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसमें क्या होता है, मुख्य अक्ष की फोकस की ओर जाती प्रतीत होने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम क्या कहता है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट आती है, या वक्रता केंद्र की ओर जाती प्रतीत होने वाली किरण परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट आती है। यह थे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। यह थे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। अब हम लोग देखेंगे कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनेगा कैसे। हमारे पास दर्पण कितना है, 2 दर्पण है। तो पहले उसमें से एक दर्पण हम लोग लेंगे और उसकी सहायता से हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो हम लिखेंगे अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों पर रखी, विभिन्न स्थितियों पर रखी, विभिन्न स्थितियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना, वस्तु का प्रतिबिंब बनना। कैसे प्रतिबिंब बनेगा, अभी जस्ट हमने आपको बताया कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं। उन 3 नियमों में से किन्हीं 2 नियमों का पालन करते हुए हम लोग वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे। अब कहाँ कहाँ हम रख सकते हैं, पहले हम उसको पॉइंट को पहले हम आपको दिखा देते हैं कि कहाँ कहाँ हम वस्तु को रख सकते हैं। पहला स्थिति तो हम रख सकते हैं अनंत पर। पहला हम कहाँ रख सकते हैं, अनंत पर रख सकते हैं। दूसरा कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे। तीसरा कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे। चौथा कहाँ रखेंगे, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे, फोकस व वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे, वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे। पांचवा कंडीशन कहाँ होगा, फोकस पर रखेंगे। छठा कंडीशन क्या होगा, ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे, ध्रुव व फोकस के बीच, ध्रुव व फोकस के
बीच रखेंगे, ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे। यह 6 स्थिति होती है। अवतल दर्पण के सामने इन्हीं 6 स्थितियों पर वस्तु को रखा जाता है और उसका प्रतिबिंब बनाया जाता है। तो हम पहले ही आपको बता देते हैं प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा, उसके बाद इसका किरण आरेख बनाया जाएगा। हम लोग देखिए, अगर हम इस छठे स्थिति को थोड़े देर के लिए भूल जाएं तो हमारे पास टोटल बनेगा कितना, 5 स्थिति। शुरू वाले का लास्ट वाले के साथ जोड़ा बनाना हम लोग शुरू करेंगे। अगर हम पहले का 5वें के साथ जोड़ा बना दें तो दूसरे का चौथे के साथ बन जाएगा और तीसरे का किसी के साथ कोई जोड़ा नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि यहां से देखिए क्लियर, जब हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। और जब फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। और जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। जिसका जिसके साथ जोड़ा बना हुआ है वहीं पर प्रतिबिंब रखेंगे, वस्तु को रखेंगे तो दूसरे कंडीशन पे, दूसरे स्थिति पे जाकर के प्रतिबिंब बनेगा आपका। वक्रता केंद्र का किसी के साथ जोड़ा नहीं बना है, इसलिए इसका प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे, इसका फोटो भी यहीं पर बनेगा। दूसरा कंडीशन हम आपको बता देते हैं कि वस्तु जितना दूर होती है उसका प्रतिबिंब उतना ही छोटा बनता है। जैसे जैसे हम दर्पण के समीप आते हैं प्रतिबिंब बढ़ता जाता है। तो अगर हम वस्तु को अनंत पर रखे हैं तो प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा, प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखे हैं तो यहां से जो प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा बनेगा। जब हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। अब जैसे ही हम वक्रता केंद्र को पार करेंगे वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो बढ़ता जाएगा। फोकस व वक्रता केंद्र के बीच रखने पर वस्तु का आकार जो होता है वो बड़ा होता है और जब हम फोकस पर रख देंगे तो इसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। तो हमने क्या देखा, हमने देख लिया स्थिति कहाँ रखेंगे, फोटो कहाँ बनेगा, और हमने देख लिया आकार कहाँ पर रखेंगे तो कैसा बनेगा, छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा। अब हम इसकी देख लेते हैं प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति कैसी होगी। इस छठे स्थिति को अभी भी छोड़ करके हम इन 5 स्थितियों के लिए अवतल दर्पण के लिए जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। हमेशा कैसा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। तो यहाँ प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा, सबके लिए यही कंडीशन होगा। वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा सबके लिए यही होगा। छठी स्थिति के लिए भी हम छोड़े। तो हमने क्या देख लिया, हमने तो देख लिया भाई कि अनंत पर रखेंगे फोटो बन जाएगा फोकस पर, कैसा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। अगर हमने वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रख दिया तो कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। अगर हमने वक्रता केंद्र पर रख दिया तो कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, कैसा बनेगा, छोटा, सॉरी, वस्तु के बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। अगर हमने फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रख दिया तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। अगर हमने फोकस पर रख दिया प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। यह हमने देख लिया प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। यह लास्ट वाला बच गया ध्रुव और फोकस के बीच में। जब हम यहाँ पर वस्तु को रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, बड़ा बनता है, लेकिन आभासी होता है और सीधा होता है, आभासी और सीधा। बनता कहाँ है, वस्तु की ओर ही बनता है,
वस्तु की ओर बनता है, वस्तु की ओर बनता है। यह तो हो गया कि कहाँ पर रखेंगे वस्तु को और उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। अब हम लोग इसका किरण आरेख बना करके देखेंगे। किरण आरेख कैसे बनाएंगे? जो हमने 3 नियम आपको बताए हैं कि दर्पण से, गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के जो 3 नियम बताए हैं, उन 3 नियमों में से किन्हीं 2 नियमों का पालन करते हुए हम लोग वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। ले लिया हमने आपके सामने ये अवतल दर्पण, यहाँ से लेना शुरू करते हैं। फर्स्ट कंडीशन, हम वस्तु का कहाँ से रखना शुरू करेंगे? अनंत से। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर होगी, यह हो गया आपका अवतल दर्पण। हम लोग बना किससे रहे हैं? अवतल दर्पण से बना रहे हैं। अवतल दर्पण ले लिया हमने। अवतल दर्पण का यह हो गया ध्रुव, यह हो गया फोकस और यह हो गया वक्रता केंद्र। देखिए, जब बहुत दूर से प्रकाश की किरणें आती हैं तो वह समानांतर आती हैं। तो यह एक प्रकाश की किरण जो कि इसके मुख्य फोकस से होकर जाएगी, एक प्रकाश की किरण जो कि इसके मुख्य फोकस से होकर जाएगी, परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। दूसरा नियम क्या कहता है? मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। दूसरी किरण जो कि कहाँ जाएगी? वक्रता केंद्र से जाएगी, यह वापस इसी मार्ग से लौट आएगी। ये प्रकाश की किरण गई, परावर्तन के बाद इसी मार्ग से वापस लौट आएगी। दोनों किरणें जहाँ काटेंगी वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। दोनों किरणें कहाँ काट रही हैं? फोकस पर काट रही हैं। अतः वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पर बना। तो क्या हो गया? जब वस्तु अनंत पर रखी थी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पर बना। देखिए, वस्तु ऐसे रखी थी, प्रतिबिंब ऐसे बन गया, उल्टा बन रहा है। पर वस्तु इतनी बड़ी थी, प्रतिबिंब इतना छोटा हो गया। मतलब जब बहुत दूर वस्तु होती है तो उसका प्रतिबिंब एकदम छोटा बिंदु के आकार का बन जाता है। तो जब वस्तु अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा और फोकस पर बनेगा। यह हो गया पहला। दूसरा कंडीशन कहाँ देख लेते हैं? दूसरा बात हम कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। लीजिए, यह हो गया आपका दर्पण। पहले दर्पण हो गया, ये हो गया इसका ध्रुव, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र और ये हो गया अनंत के पहले हमको रख देना है वस्तु को। यहाँ से देखिए, अब धीरे धीरे वस्तु दर्पण की ओर आ रही है। एक प्रकाश की किरण जो कि इसके मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, यहाँ से जब परावर्तित होगी तो मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण जो कि वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, परावर्तन के बाद वापस इसी मार्ग से लौट आएगी। दोनों किरणें जहाँ काटेंगे वहीं फोटो बनेगा। यहाँ यह दोनों किरणें काट रही हैं, यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु के आकार को अगर हम ओ डैश से दिखा देंगे तो प्रतिबिंब के आकार को आई डैश से दिखाया जाएगा। आई डैश से दिखाया जाएगा। तो अब यहाँ पर भी क्या होगा? वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। तीसरा कंडीशन देख लेते हैं हम लोग। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो इसका फोटो कहाँ और कैसा बनेगा? यह हो गया इसका ध्रुव, यह हो गया फोकस, यह हो गया वक्रता केंद्र। हमको रखना कहाँ है वस्तु को? वक्रता केंद्र पर ही रखना है। तो यहाँ देखेंगे एक प्रकाश की किरण जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण
जो कि कहाँ जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। परावर्तन के बाद यहाँ पर रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे, और यहाँ से चलने वाली एक प्रकाश की किरण जो कि मुख्य फोकस से होकर जाएगी, दूसरी प्रकाश की किरण जो कि मुख्य फोकस से होकर जाएगी, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दोनों किरणें जहाँ काटेंगी वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। दोनों किरणें जहाँ काटेंगी वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। या दोनों किरणें यहाँ पर काट दी, कहाँ काटी, वक्रता केंद्र पर काटी, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। चौथा कंडीशन देख लेते हैं। जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर आ गई है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, फोकस व वक्रता केंद्र के बीच हो। जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होगी, जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होगी, ये हो गया इसका ध्रुव, ये हो गया फोकस, और ये हो गया वक्रता केंद्र। अब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। एक प्रकाश की किरण जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, परावर्तन के बाद वह मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण जो कि मुख्य फोकस से होकर जाएगी, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दोनों किरणें जहां काटेंगी वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। दोनों किरणें कहाँ काट रही हैं, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में काट रही है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। पांचवा स्थिति देख लेते हैं, कहाँ रखेंगे पांचवें स्थिति में, कहाँ हो जाएगा, अब आ जाएगा फोकस पर। फोकस पर जब वस्तु फोकस पर रखी जाएगी, यहां पर हमने वस्तु को रख दिया। एक प्रकाश की किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण जो जाएगी, अगर हम इस दूसरी प्रकाश की किरण को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो यह प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, और दोनों किरणें परावर्तित होने के बाद समांतर हो जा रही हैं। समांतर किरणें आती कहाँ से हैं, समांतर किरणें आती हैं अनंत से, तो समांतर किरणें जाएंगी कहाँ, समांतर किरणें जाएंगी भी अनंत पर। तो इस प्रकार से जब हम वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। छठा कंडीशन हम लोग देख लेते हैं इसका। अब कहाँ रखेंगे, ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाएगा। ध्रुव और फोकस के बीच जब हम वस्तु को रखेंगे, ये लीजिए हमने रख दिया ध्रुव और फोकस के बीच में। ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र, यहाँ पर रख दिया हमने वस्तु को। यहाँ से चलने वाली एक प्रकाश की किरण,
जो कि परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण जो कि वक्रता केंद्र, पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो कहाँ जाएगी, वक्रता केंद्र की ओर जाएगी। दोनों किरणें कहीं काटती हुई दिख नहीं रही हैं। अगर इन दोनों किरणों को आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह दोनों किरणें दर्पण के पीछे काटती हुई प्रतीत होती हैं। दोनों किरणें दर्पण के पीछे काटती हुई प्रतीत होती हैं। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी सीधा, वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बनेगा, और दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। कब, जब हम फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु को रखेंगे। जब हम फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु को रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो यह हो गया आपके सामने अवतल दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों पर रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। अब बच जाता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के सामने हम वस्तु को कहीं पर भी रख दें। उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण के लिए क्या होगा, उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के सामने हम वस्तु को कहीं पर भी रख दें, उसका प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है दर्पण के पीछे। उत्तल दर्पण की प्रत्येक स्थिति के लिए, कोई भी स्थिति लेना हमने, ये लो हमने ले लिया भाई उत्तल दर्पण। अब ये उसका मुख्य अक्ष हो गया, कलई कर दिया जाए पहले इसको। फोकस हो गया और ये हो गया वक्रता केंद्र। वस्तु को तो यहाँ पर रखेंगे, यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण एक मुख्य फोकस से होकर या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरी प्रकाश की किरण जो कि वक्रता केंद्र की ओर जाती है, वापस इसी मार्ग से लौट आती है, यहाँ काट रही है, अतः वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे उत्तल दर्पण के प्रत्येक स्थिति के लिए, इसके प्रत्येक स्थिति के लिए, प्रत्येक स्थिति का मतलब हुआ वस्तु को कहीं पर भी रखें, इसके प्रत्येक स्थिति के लिए, प्रत्येक स्थिति के लिए वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। देखिए अवतल दर्पण के छठे स्थिति के लिए और उत्तल दर्पण के प्रत्येक स्थिति के लिए जो प्रतिबिंब बनता है वो लगभग समान होता है। अंतर क्या होता है कि इसका जो प्रतिबिंब बनता है वह बड़ा बनता है और उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वह छोटा बनता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब को बना करके देख लिया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग।
पहले देखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग देखिए, पहला उपयोग इसका क्या है, बड़ी फोकस दूरी का जो अवतल दर्पण होता है, बड़ी फोकस दूरी का अवतल दर्पण, बड़ी फोकस दूरी का अवतल दर्पण, बड़ी फोकस दूरी का अवतल दर्पण शेविंग मिरर के रूप में, दाढ़ी बनाने के लिए जो दर्पण इस्तेमाल किया जाता है सैलून में, शेविंग मिरर के रूप में। दूसरा, ईएनटी डॉक्टर्स द्वारा, ईएनटी डॉक्टर्स द्वारा, मतलब आँख नाक कान जीभ के जो डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है। आँख नाक कान दांत के भी जो डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा भी कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और कहाँ किया जाता है, सर्च लाइटों में, सर्च लाइटों में, सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, सर्च लाइट में। और जो हेडलाइट होती है, जहाँ से प्रकाश निकलता है, जो लाइट जलती है बाइक में, तो जो बाइक में लाइट जलती है उसका जो पिछला तल होता है वह आपका क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। तो हम क्या कहेंगे, उसको कहा जाएगा वाहन के हेडलाइट में, वाहन के हेडलाइट में, वाहन के हेडलाइट में। यह हो गया अवतल दर्पण का उपयोग। अब देख लेते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या था, पहला तो आपकी जो वाहन होते हैं, वाहन में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग। पहला, वाहन में साइड मिरर के रूप में, वाहन में साइड मिरर के रूप में, वाहनों में और स्ट्रीट लैंपों में किया जाता है। स्ट्रीट लैंप में, जो सड़क के किनारे लैंप लगे होते हैं उसमें किया जाता है, स्ट्रीट लैंप में, स्ट्रीट लैंप में। तो यह था आपका गोलीय दर्पण पूरा। गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसका किरण आरेख भी बना करके हम लोगों ने देख लिया। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग लेकर के आएंगे गोलीय दर्पण के लिए सूत्र, और उस सूत्र का निगमन भी करेंगे हम लोग अवतल और उत्तल दोनों दर्पणों के द्वारा। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही।